हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 का आपको डिटेल इंट्रोडक्शन कराया था। उसके बाद हमारे फेस्टिवल चलने लगे ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था बच्चे लोग। लेकिन अब चिंता नहीं करो, आपके वीडियोस रेगुलर अपलोड होंगे। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाला तो जरूर देख लेना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसमें आपको कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन से मेथड्स पढ़ना है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझाया हुआ था, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं 3.1। और इसके भी जो मैं आगे के एक्सरसाइज के वीडियोस बनाऊंगा ना, अलग वीडियोस में, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको बार बार ढूंढ करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा या फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा, मैं वहाँ पर भी आपको लिंक दे दूंगा। चलो देखते हैं 3.1 में क्या है। इसमें बोला जा रहा है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स में आपको इसका पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल्स के साथ, और उसका फिर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। और किस मेथड से करना है, तो ग्राफ वाले मेथड से करना है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 बच्चे लोग क्लास 10 के मैथ के क्विज में पार्टिसिपेट किए। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जो गर्ल्स की संख्या है तो बॉयज़ की जितनी भी होगी ना, उससे 4 ज़्यादा ले लेंगे अपन गर्ल्स की संख्या को। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी कि आपको ये बताना है कि कितने गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं उस क्विज में पार्टिसिपेट किए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, पहला पार्ट आप इसको खुद ही बना सकते हो, अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। बाकी हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनेंगे ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे दिमाग में। दूसरा क्या है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी। 5 पेंसिल और 7 पेन ले रहे हैं तो 50 रुपी पड़ रहा है, जबकि अपन 7 पेंसिल और 5 पेन अगर लेते हैं तो अपने को 46 रुपी ही पड़ता है। तो बताइए 1 पेंसिल का और 1 पेन का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर बनाने सीखिएगा। आइए मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम लोग को इस तरीके से स्टार्ट करना है। मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो x है और नंबर ऑफ बॉय को y मान लो। दोनों को अलग अलग इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर अपन 2 वेरिएबल्स का यूज़ करने वाले हैं, एक x दूसरा y। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो, अपन x y बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने y मान लिया। अब आ जाते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब यहाँ पर अपन बनेगा इक्वेशन। कैसे बनेगा, ध्यान से समझते जाना। हमसे क्या बोला गया था कि 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो स्टूडेंट है वो 10 है, यानी कि गर्ल्स को और बॉयज़ को मिला दो तो टोटल जो बच्चे वहाँ पर हैं क्लास 10 में वो 10 बच्चे ही जो है ना वो मैथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x और y को प्लस कर दूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स को नंबर ऑफ बॉयज़ को प्लस कर दूँ तो मेरा 10 आ जाएगा। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा पहला लीनियर इक्वेशन बन गया। और अपने को दूसरा लीनियर इक्वेशन कैसे बनाना है, तो उसमें आगे ये भी बोला गया था क्वेश्चन में कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सा, जो x है ना, वो क्या है, वो बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है, यानी जितने भी बॉयज़ हैं उनसे 4 ज़्यादा है। तो क्या करो, बॉयज़ में 4 को प्लस कर दो, बस ये दूसरा इक्वेशन बन गया। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने रहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए आ जाओ आप लोग, ये जो x प्लस वाई है ना, इसके लिए आ जाओ। तो जो x प्लस वाई है, यहाँ पर अगर आप देखो नाउ, इस वैसे लिख भी लेंगे अपन, नाउ x प्लस वाई इक्वल टू अगर 10 है तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वो 10 माइनस वाई हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाओ, बगल में ही इस तरीके से बॉक्स बनाया जाता है, और इसको ऐसे कर दो। और ज़्यादा नहीं, केवल आपको 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, x के और y के 2 सॉल्यूशंस। देखो बहुत आसान है, अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ना, बहुत इजी लगेगा आपको। क्या करो कि लेट करो, यहाँ पर लेट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। देखो क्या करना क्या एक्चुअल में वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सॉरी, x मत करो, y कर लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू लिखे हैं ना, तो y का कुछ वैल्यू डालूंगा मैं, तो फिर मेरा x से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको करना क्या रहता है ना कि यहाँ पर हम लोग इसे कुछ सॉल्यूशंस अपने मन से फाइंड करते हैं और उसको फिर ग्राफ में प्लॉट करते हैं। और जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना तो इसके सॉल्यूशंस और इसके सॉल्यूशंस के 2 लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। इस तरीके से ग्राफ में कहीं पे कट करेंगे और जिस पॉइंट पे भी कट होगा ना वही इसका एक्चुअल का सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है। अभी देखो इस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ना, तुम लोग बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी चिंता मत करो, आराम से बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू 0 है, लेट किया हमने, मान लिया। तो फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा वहाँ से, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस वाई, यानी कि आपका यहाँ पर 10, y का वैल्यू में तो 0 रख लिया है तो y का वैल्यू मैं 0 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, y बार बार लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर 10 आ जा रहा है, यानी कि जब हमने y का वैल्यू 0 पुट किया तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 10 थी। ओके, अब यहाँ पर हम दूसरा एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, कम से कम 2 पॉइंट जरूर निकालना। टीचर लोग तो 3 भी बोलते हैं लेकिन 2 काफ़ी रहता है। उसके बाद अब अगर मैं यहीं पर लेट करूँ, लेट
x इक्वल टू 1, मान लेते हैं x की वैल्यू 1 होगी, या फिर 2 3 कुछ भी अपने मन से ले सकते हो ना, देखिए ज़्यादा बड़ा नंबर ही मत लेना, ज़्यादा छोटा नंबर ही मत लेना, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, सॉरी x फिर लिख दिया यार, गलती हो रहा है मेरे से, मेरा ध्यान कहाँ है, कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ना, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो x का वैल्यू मैं इसलिए नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू पुट करूँगा फिर इस 10 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो y का वैल्यू निकलेगा, कोई मतलब नहीं होगा। कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर y का कुछ भी वैल्यू पुट करूँगा तो एग्जाम में मेरी टाइमिंग बचेगी। हमने यहाँ पर y की जैसे वैल्यू 1 पुट किए तो x का वैल्यू डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 10 - 1, यानी कि x का जो वैल्यू 9 आ गया, फटाक से ट्रांसफर कुछ करना नहीं पड़ा, इसलिए मैं y का वैल्यू ले रहा हूँ। बाकी तुम लोग x का वैल्यू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू लोगे दूसरा को ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो हमने क्या किया, y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू 9 आ गया। ये कौन सी इक्वेशन से आया है, ये फर्स्ट वाले से आया है। अब हम लोग करते हैं सेकेंड वाले से। तो अब हमारे पास सेकेंड वाला कितना है, अगेन, यहाँ पर अगेन करके लिख देना कि हम दोबारा से वही काम करने वाले हैं, एक डब्बा बनाएंगे और 2 सॉल्यूशंस फिर से फाइंड करेंगे, एक x का और दूसरा वाला y का। तो ये हो गया हमारे पास x और फिर से y। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, इतना है। यहाँ पर लिखो लेट x इक्वल टू 0, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, मेरी आदत है, बाकी आप 1 2 किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। x इक्वल टू, अगर मैं फिर x लिख रहा हूँ, यार मेरी ध्यान कहाँ है, बाहर डॉग भी बार्किंग कर रहे हैं, चलो रे डॉग ज़्यादा मत भौंको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0 + 4, तो 0 + 4 यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। तो y का वैल्यू जब हमने 0 लिया तो x की वैल्यू उस कंडीशन में 4 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से बगल में कर लो अब यहाँ पर। अब मैं लेता हूँ लेट y इक्वल टू 1, ठीक है। आप लोग 1 2 3 कुछ भी ले लेना, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर से फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 4, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी। तो y की वैल्यू जब हमने 1 ली तो x की वैल्यू 5 हो गई। अब ये हमने जो सॉल्यूशंस फाइंड किए, ये और ये सबसे ज़्यादा जरूरी था, आपने ये फाइंड कर लिया ना। अब क्या करना है, इसी को आपको प्लॉट कर देना है। देखना एग्जाम में जरूरी नहीं कि जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वही आप लिखो, या जो आपके टीचर स्कूल में कराएं वही लिखो। कोशिश ये किया जाता है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, कि आप x या y का कुछ ऐसा वैल्यू लिखना जिससे आपका फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। दूसरा वाला नंबर जब फ्रैक्शन में आ जाता है ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, डेसिमल वाला नंबर को हम लोग को प्लॉट करने में दिक्कत होता है। तो बस ध्यान यही रखना कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए और 10 से ज़्यादा नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखा तो मेरा वैल्यू 10 आ गया। अगर मैं y का वैल्यू कुछ ऐसा नंबर रख दूँ जिससे मेरा 10 का वैल्यू और बढ़ जाए तो उससे दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे पास ग्राफ का जो पेज रहता है ना उसमें ऊपर और नीचे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा करने में दिक्कत जाता है उस 11 12 में। तो कोशिश करो कि 10 से नीचे ही रहे, 7 5 7 इतना ही रहे तो काफ़ी रहेगा। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 तक भी पहुँचा दिया कि अगर 10 अगर आपका मान लो आ जाता है तो फिर आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे। और ये पहला क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है। तो पहले तुम लोग आराम से समझ लो चीज़ों को, फिर हम लोग स्पीड में बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो अब हमने ग्राफ पेपर ले लिया है और ग्राफ पेपर में हमने थोड़े से नंबर्स को प्लॉट भी कर लिए। एक हमारा x एक्सिस होता है, तुम जानती हो, दूसरा वाला y एक्सिस होता है, ये हमने y एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने निगेटिव साइड इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर निगेटिव में तो है नहीं, तो हम लोग निगेटिव में बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर निगेटिव में आता है, आपका नंबर अगर निगेटिव में आता है, तब आप निगेटिव साइड में भी नंबरिंग कर सकते हो। इस वाली लाइन को फिर आपको बीच में करना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ निगेटिव था नहीं, इसलिए हमने दोनों को पॉजिटिव में कर लिया। अब हमारा आंसर बहुत प्यारा दिखेगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है कि आप लोग सबसे पहले जो आंसर्स आपने निकाले हैं, जो x और y का वैल्यू निकाले हैं ना, उसको आप प्लॉट करो। जैसे कि हमने क्या देखा था कि जब x का वैल्यू 10 था तब y का वैल्यू 0 था। तो यहाँ पर आप लोग देखो x का वैल्यू 10 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यही वाला पॉइंट जो है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये x के लिए 10 कहलाएगा और y के लिए 0 कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस में होता है उसका वैल्यू y एक्सिस के लिए 0 हो जाता है। क्योंकि हम अगर यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये मेरा x के लिए 10 हो जाएगा और y के लिए 1 हो जाएगा। तो हम लोग को 10 और 0 करना था, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया 10 और 0। तो इसको आप लोग ऐसे लिख भी दोगे कि ये मेरा x के लिए 10 और y के लिए 0 हो गया। x के लिए 10 था ना, हाँ, x के लिए 10 y के लिए 0 हो गया। अब मेरा x के लिए 9 है और y के लिए 1 है, कोई बात नहीं, ये रहा मेरा x के लिए 9 और y के लिए 1, ये रहा। इन दोनों को ऐसे यहाँ पर मिला दो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये पॉइंट। क्योंकि देखो क्लास 8 से तुम लोग ग्राफ पढ़ते हुए आए हो, तो इतना मुझे उम्मीद है कि ये तो समझ में आ ही रहा होगा। मैं बल्कि कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कोई बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी रहे तो भी समझ में आ जाए, बाकी तुमको इतना तो आना ही चाहिए। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट हुआ, ये x के लिए कितना हो गया, 9 हो गया और y के लिए 1 हो गया। अब क्या करो कि इसकी एक लाइन बना दो, थोड़ा सा लंबा ही लाइन बनाना, कोशिश करना कि ये जो दूसरी वाली हमारी एक्सिस है ना, वो y एक्सिस वो कट हो जाए, ठीक है। तो ये मैं एक लाइन बनाता हूँ, एकदम सीधा लाइन बनाना, जैसे देखो यहाँ पर से एकदम सीधा जाना चाहिए, ये चल जाए सीधा और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। बाकी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, उतनी जाएगा, उधर का जरूरत नहीं, चलो इतनी ही रहने फिलहाल रहने देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तब बनाएंगे, ठीक। ये हमने एक लाइन बनाया। ये जो लाइन है ये किस वाली इक्वेशन के लिए है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए है। जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, इससे ही हमने ये सॉल्यूशंस निकाले थे, यहाँ पर देख लो। तो इसकी हम लोग यहाँ पर इस लाइन में बता भी देंगे भैया कि ये जो लाइन है वो इस वाली इक्वेशन के लिए हमने बनाई थी।
दूसरी इक्वेशन जो थी उसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो x के लिए 4 है और y के लिए 0 है, तो x के लिए 4 यहाँ पर आएगा और y के लिए 0 भी यहीं पर हो जाएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है x के लिए 4 एंड y के लिए 0 हो गया ये पॉइंट। दूसरा कितना था, तो x के लिए 5 है और y के लिए 1 है, तो x के लिए 5 यहाँ पर आएगा और y के लिए 1 यहाँ पर आएगा। तो इस वाले पॉइंट का नाम कर देता हूँ मैं x के लिए 5 और y के लिए 1, और फिर से वही काम करना है, एकदम सीधा से कट करना है। देखो इस तरीके से ना कोशिश करना है कि आपका एकदम डब्बा एकदम ऐसे बीचों बीच से कट हो, तभी आपको जा करके आगे एकदम अच्छे से कट होगा। ठीक, तो ये हमने इसको मिला दिया थोड़ा सा आजा सीधा। हाँ, अब हमारा एकदम प्यारा दिख रहा है। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इधर भी एरो बना देंगे, इधर भी एरो बना देंगे, प्यारा सुंदर सा, और यहाँ पर भी इक्वेशन लिख देंगे। ये कौन सा इक्वेशन था, x = y + 4, ये वाली इक्वेशन का ये लाइन है। इज दैट क्लियर। अब दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। तो देखो x के लिए कितना आ रहा है, x के लिए 7 आ रहा है, 7 आ रहा है देखो x में, तो यहाँ पर 7 लिखोगे, और y के लिए कितना जा रहा है, तो y के लिए 3 जा रहा है, तो y के लिए 3 लिखोगे। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 7 और 3 है। इट मीन्स कि जो x है यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 7 होगा और जो बॉय हैं वो 3 होगा। तो इस तरीके से आंसर निकालना रहता है। इसको कॉपी में लास्ट में कैसे लिखना है ये वो समझते हैं। इसको यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ छोटा सा कि फ्रॉम, देखो इसको ऐसे लिख लेना कि फ्रॉम द ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी है, 7 है, इसलिए जो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 7 हो जाएगा। एंड जो y है वो दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होता है y का होता है वो 3 था, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ होगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो वो हमारा 3 हो जाएगा। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कोशिश किया आपको समझाने का। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कुछ भी डाउट रहेगा तो टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हो आप हमसे। अब देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अब इसको फटाफट बनाते हैं। यहाँ पर हमसे क्या बोला था, पेन और पेंसिल का क्वेश्चन दिया हुआ था। बोला था पेन का और पेंसिल का कॉस्ट बताइए। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक पेन का जो कॉस्ट है वो x रुपये है और एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो y रुपये है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि जब आप 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स लेते हैं तो देखो एक पेंसिल का x रुपये है तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो इसको 5x 5 पेन का, ठीक है, सॉरी 5 पेंसिल लिया था, सॉरी ना 5 पेंसिल यानी कि 5y होगा, सॉरी मैंने पेंसिल का y लिया है तो 5y हो जाएगा 5 पेंसिल का, प्लस 7 पेन्स बोला जा रहा है तो प्लस में 7x कर दो तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट हो रहा है टुगेदर वो हो रहा है ₹50। तो दोनों को ऐड किया हमने तो इक्वल टू 50 आ गया। ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको, क्लास 10 में पहुंच गया हो। दूसरा हमसे दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि जब आप 7 पेंसिल ले रहे हैं यानी कि 7y कर देता हूँ मैं, और आप 5 पेन ले रहे हैं यानी कि 5x कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में जो कॉस्ट हो रहा है 46 रुपये हो रहा है, तो यहाँ पर इक्वल टू 46 कर दो। बन गया 2 इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। बस यहाँ पर से आपको x या y का कुछ भी वैल्यू निकाल लेना। कोशिश क्या करना था, याद आ रहा है ना, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। देखो क्या करेंगे हम लोग अभी, नाउ फटाफट देखो, मतलब स्पीड में आने की कोशिश करूँगा। 5y प्लस में 7x इक्वल टू 50 है। डब्बा बना लेते हैं क्योंकि इसके हमको पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये हमारा डब्बा बन गया। यहाँ पर अपन x कर लेते हैं, यहाँ पर y कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा डब्बा बन गया, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 2 पॉइंट्स, ताकि लाइन बन जाए हमारी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को ट्रांसफ़र करता हूँ। जैसे कि मान लो मैं 7x को पहले ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 5y इक्वल टू 50 माइनस में 7x। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर से 5 को भी ट्रांसफ़र कर देना है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस में 7x और डिवाइड बाई 5, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब बेटा तुमको ये दिमाग लगाना है कि मैं x का क्या ऐसा वैल्यू पुट करूँ कि y का वैल्यू मेरा होल नंबर में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ये तो पूरा 0 0 हो जाएगा, मेरा खेल खत्म हो जाएगा, है ना। ये पूरा 0 हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 0 से, फिर जो ऊपर 50 बचेगा नीचे 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो यस, मैं x का वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू 0 लिख देता हूँ। तुम लोग दिखा भी देता हूँ सॉल्व करके, तुमको भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में कि लेट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 50 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 5, और ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो y का वैल्यू भी हमारा 10 आ गया। अगेन दोबारा से
यहाँ पर बगल में बना लेता हूँ मैं कि अगर मैं एक्स का वैल्यू, दिमाग देखो पहले ही लगा लेना है ना, रफ काम पहले ही कर लेना, या तो दिमाग में करो या तो पीछे पेज में करो। ऐसा वैल्यू रखो कि हमारे यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 7 1 7 हो जाएगा, 50 में 7 माइनस होगा तो आएगा आपका 43, और 43 को 5 से डिवाइड दोगे तो कट होगा नहीं, पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो अपन 1 नहीं रखते हैं। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 7 2 जा 14, ये भी नहीं चलेगा, 7 3 जा हमारे पास नहीं चलेगा, 7 4 जा 28, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि 50 में से 28 माइनस करूँगा तो भी नहीं आएगा, मेरे 5 से डिवाइड होकर के। लेकिन 7 5 जा अगर मैं 35 करता हूँ यहाँ पर एक्स के, देखो अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये 35 हो जाएगा, और 35 जब 50 से माइनस होगा तो 15 आएगा, और 15 5 से कट हो सकता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या करूँगा 5 रख दूंगा। अब फटाफट मेरा आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई में 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 50 माइनस में 35 डिवाइड बाई 5, तो 50 में 35 माइनस हुआ तो हमारे पास 15 आ गया, 15 बाई में 5 इक्वल टू 3 आ गया, तो होल नंबर आ गया ना। तो बस आपको यही निकालना है, होल नंबर ही निकालना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा बस यहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ गया, पहला निकल गया हमारे पास, पहले सॉल्यूशन पहले पॉइंट्स मिल गया पहले वाली इक्वेशन के लिए। अगेन अब दूसरे वाले में आ जाओ फिर से, तो दूसरे वाला हमारे पास कितना था 7y प्लस में 5x इक्वल टू 46, ये वाला था। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फिर से वही ट्रांसफर कर लेते हैं, और इस बार मैं क्या करता हूँ x को इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, y को इधर ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x को ट्रांसफर करूँ, आप लोग किसी को भी कर सकते हो ना, आपकी मर्जी, जो बनी एक तो मीम चलता है मेरी मर्जी, वही वाला मेरी मर्जी, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो अगर मैं y को यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा आपका 46 इधर, ये जाकर के माइनस में 5x हो जाएगा, और ये जाकर के यहाँ पे डिवाइड में 7 हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार में कर दिया, 2 स्टेप ही नहीं किए हमने यूज़। अब लेट करके चलो यहाँ पे तो डब्बा बना लो, और फिर से इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लो फटाफट। ये बन गया बॉक्सेस, ये x के वैल्यू रहेंगे, y के रहेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर 46 को 7 से डिवाइड देंगे तो बबुआ नहीं कटेगा, मैं फालतू एक किया है, चलो कोई बात नहीं। आप लोग कोशिश करें कि नीचे में ना 5 है 10 है ऐसा नंबर आता है तो कट करने में ज़्यादा दिमाग में फटाफट हो जाता है, बाकी 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को जो ईजी लगे वो करिएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 5 1 5 होगा, 46 में से 5 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 42, यस वहाँ पर तो फिर हमारा 42 7 से कट हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं लेट x इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 46 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 7, तो ये बन जाएगा आपके यहाँ से 46 माइनस में 5 1 5 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट में करता हूँ 46 माइनस 5 यानी कि 42, ठीक है। अरे यार नहीं एक से मैं कहाँ मेरा ध्यान है, तो 41 हो जा रहा है, गड़बड़, ओहो फालतू गड़बड़ होगी, चलो हटाओ, 5 तो नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पर सॉरी 1 नहीं होने वाला, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो उस कंडीशन में देखना कई बार माइनस में भी जाना पड़ता है ना, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं 2 करता हूँ तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर नहीं होगा, नहीं कटेगा भैया। तो 3 करता हूँ तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 46 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 31 भी नहीं कटेगा यार, किसे हो रहा है ये, गड़बड़ हो रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 20 हो जाएगा, फिर ये भी नहीं कट होगा, 46 में से 20 माइनस होगा तो 26 आएगा, 7 से नहीं कटेगा, फालतू है। मैं यहाँ पे 7 किया, मैं 5 कर लेता है, काम करता हूँ अपनी गलती को यहीं पे सुधार लेता हूँ मैं। तुम लोग भी यही कोशिश करना कि नीचे में 7 वगैरह मत लाना, उससे ना दिमाग में ज़्यादा जोर डालना पड़ता है। अगर नीचे में 5 रहता ना तो अभी तक मेरा काम हो जाना चाहिए था। मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं अपनी गलती सुधारता हूँ। मैं भैया रखूँगा इस साइड में x, मैं यहाँ पर x का इक्वेशन बनाऊँगा, देखो मैं x को रखूँगा, बाकी सबको ट्रांसफर कर दूँगा। ये भी कट हो जाए, थोड़ा सा खबड़ा हो गया, खराब दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग समझ सकते हो कि ऐसी गलती अगर देखो मैं भी कर रहा हूँ ना, तुम लोग से भी हो सकता है, तुम लोग को समझ में आ रही है कि गलती कहाँ पे नहीं करना है, ये भी अच्छी चीज़ है अगर मैं गलती कर दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो मैं बाकी सबको ट्रांसफर करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 46, 7y उधर जाकर के माइनस का 7y, और डिवाइड बाई में आपका ये x के साथ जो 5 था वो आ जाएगा। अब देखो मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि इजी पड़ेगा मुझे। अगर मैं 0 करता हूँ तो 0 हो जाएगा, 46 से 5 डिवाइड होगा नहीं, खेल खत्म। अगर मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 46 में 7 1 7 माइनस होगा तो भी आपका आ जाएगा 39, तो उस कंडीशन में माइनस नहीं होगा। 2 करता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा ये 14, फिर भी माइनस करूँगा तो 46 में से 14 माइनस होगा तो भी कहाँ कट होगा, नहीं कट होने वाला है। अगर मैं 3 करता हूँ तो हो सकता है 7 3 जा 21 हो गया, 46 में से अगर अपन 20 माइनस करते हैं तो 26 और 1, हाँ ये हुआ ना बाबू, अब काम बना ना, देखो 3 किया तो मेरा काम बन गया। तो y का वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, देखो इफ़ y इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 46 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू यहाँ पर से 21 हो जाएगा, और 46 में से आपको 21 माइनस होगा तो 25 आ जाएगा डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 आ गया x का वैल्यू। तो y का वैल्यू 3 रखो और x का वैल्यू देखो 5 रख दो। ये भी आपने यहाँ पर सीख लिया कि हम चाहे तो x का वैल्यू भी पहले पुट कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से y का भी वैल्यू पुट ले सकते हैं, इफ़ करके किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी अच्छी बात है। अब मैं दूसरा क्या ले सकता हूँ, दिमाग लगाओ जल्दी से। 3 तो कर लिया हमने, 4 से काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 6 से करेगा क्या, 7 6 जा 42, ना कहाँ होगा। 5 से होगा क्या, 7 5 जा 35, ना वो भी नहीं बनेगा। 4 से कितना हो रहा था, 28 हो रहा था ना, 28 माइनस होगा 46 से, नहीं जाएगा। अब मेरे को लगता है माइनस में जाना पड़ेगा।
तो अब हम लोग यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नंबर अगर लेते हैं, 6 अगर लेता हूँ मैं, 7 6 जा 42, नहीं 7 7 जा 49, नो 7 8 जा हमारे पास कितना होता है 56, हाँ 56 ले 7 8 जा ले सकते हैं अपन, यहाँ 8 कर सकते हैं। देखो y का वैल्यू अगर 8 किया हमने तो उस कंडीशन में हमारे पास ये कितना हो जाएगा, x जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी, ये x है ना यार, कपाड़ हो जा रहा है मेरा कॉपी, तो ये हो जाएगा 46 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 8 माइनस में हमारे पास 5, तो देखो ये हो जाएगा आपका 756, तो 46 माइनस 56 डिवाइड बाई 5 आ रहा है, तो ये होगा आपका माइनस का 10। उससे दिक्कत नहीं है, माइनस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। डिवाइड बाई 5 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2, यानी कि y का वैल्यू जब अपन 8 ले रहे हैं यहाँ पर, तो x का वैल्यू जो है वो माइनस का 2 आ रहा है। अब जो ग्राफ मैं बनाऊंगा उसमें ध्यान देना कि मैं निगेटिव साइड वाला को लूँगा, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि निगेटिव वाला भी लेना पड़ सकता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अब। तो ये रहा हमारा ग्राफ वाला पेज। यहाँ पर हमने क्या किया है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, निगेटिव में x को भी ले गए हैं थोड़ा सा और निगेटिव में y को भी ले गए हैं। वैसे y की तो जरूरत नहीं थी, बस x की जरूरत पड़ रही थी। चलो पहले वाले ऊपर वाले इक्वेशन से यूज़ करते हैं हम। x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 10 था, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 10, ये वाला पॉइंट हो गया। एक सेकेंड यार, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 10 है, तो वो तो यहाँ पर ना आएगा, ये वाला पॉइंट होगा। ये हमारा x के लिए 0 है और y का वैल्यू इसमें 10 हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं लिखूँगा x के लिए 0 और y के लिए 10, इस तरीके से। दूसरा वाला x के लिए 5 है और y के लिए हमारा 3 है, तब अभी इधर आते हैं अपन। x के लिए हमारा 5 यहाँ पर होगा और y के लिए 3 भैया यहाँ पर होगा। देखो 3 के सीधा में ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरा 5 और 3, ठीक है। पहले तो मैं लाइन बना लेता हूँ और कट पीट कर लेता हूँ, लास्ट में इक्वेशन वगैरह फिनिशिंग देते रहेंगे। जब नोट्स बनाऊँगा ना तब मैं फिनिशिंग दे दूँगा, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा बस आ जा लाइन, एक सेकेंड, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है क्या, ऐसे कहीं नहीं आया यार, बीच से आता था मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे आ रहा है तो इसीलिए जाना पड़ेगा अपने को। ये यहाँ पर है, ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच से नहीं भी आ रहा है ना तो भी दिक्कत नहीं है, वो आपका बाद में कट हो ही जाएगा, चिंता नहीं करना है। अब दूसरा वाला क्या है हमारे पास, दूसरा वाला में था हमारा x का 5 और y का 3, x का 5 y का 3, अच्छा दोनों में x का 5 y का 3 आ गया, कोई बात नहीं। उससे भी इसे हाँ ये भी अगर आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोचने की गलत हो जा रहा है, कोनो समस्या नहीं है। x का 5 y का 3 अगर है तो यही वाला पॉइंट होगा, x के लिए 5 और y का 3 दूसरे वाले के लिए भी। और दूसरा पॉइंट इसमें -2 एंड 8 आ रहा है, x के लिए -2, x के लिए -2 यहाँ पर होगा और y के लिए पॉजिटिव वाला 8 है, तो बस सीधा ऊपर चलते जाओ, पॉजिटिव वाला 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो मेरा x के लिए -2 और y के लिए पॉजिटिव 8 है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो वही तो मेरा आंसर ही निकल गया, खत्म तो हो गया क्वेश्चन। अगर 2 ठो कॉमन पॉइंट मिल गया ना वो तो वही आंसर होता है, वहीं पे कटे होगा वो। मैं इस चीज़ को वहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान नहीं देता, बस हड़बड़ी में बस बनाया पड़ा था। मैं उस टाइम में आपको ये चीज़ बता सकता था कि अगर आपका सेम पॉइंट निकल करके यहीं पर आ जा रहा है तो यही आंसर होगा, लेकिन आंसर भले आपको पता चल गया है बट आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते फ्रॉम ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ग्राफ, ठीक है। तो इसका आप लोग बस ग्राफ का नाम लिख दो कि ये जो हमारा इक्वेशन था ये दूसरा वाला था, ये हमारा 7y + 5x = 46 वाला था, और ये जो हमारा ये 5y + में 7x = 50 वाला लाइन था, ठीक है। तो ये हमने दोनों लाइन बनाए, दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, तो 5 और 3 में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स फ्रॉम ग्राफ, इसको लिख देते हैं यहीं पे, यहाँ पर पतला सा बना के लिख देता हूँ, दूसरे पेज में लिखूँगा तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, यहीं पे चलिएगा, आंसर करके लिख देता हूँ। फ्रॉम ग्राफ, हम ग्राफ में क्या देखते हैं कि जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, और x क्या था, वो था पेन का कॉस्ट ना। सो पेन कॉस्ट ऑफ पेन = 5 रुपया। और यहाँ पर ग्राफ में हम लोग y का वैल्यू 3 देख रहे हैं, यानी कि y = 3 दिख रहा है अपने को ग्राफ में कोऑर्डिनेट में, इसलिए जो कॉस्ट होगा, और ये पेन का 1 पेन का है ना, तो यहाँ पर भी 1 जरूर लिखना क्योंकि क्वेश्चन में 1 वहाँ पर मेंशन किया हुआ था, 1 पेन का और 1 पेंसिल का बताना था। तो 1 पेंसिल का जो कॉस्ट होगा 3 रुपये होगा। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्या गड़बड़ नहीं करना है ये भी पता चल गया होगा, और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। निगेटिव में भी जा सकता है, सेम पॉइंट आपको पहले ही मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे ही। और देखना जरूरी नहीं कि जैसे मेरा आया है ना वैसे जरूरी नहीं कि आप कभी आप अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हो, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि सर का जो आया है वो रटना नहीं है, ठीक है। तो ये वो हमारा पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए सेकंड वाला को बनाते हैं फटाफट। तो देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि कंपेयर कीजिए रेशियो को a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसको देख करके याद आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि जब हमारे पास a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, या फिर इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है इस वाले पेज से।
तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कंपेयर करने के बाद आपको ये बताना है कि ये जो हमारे पास 3 दिए हुए हैं कि ये जो होंगे हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे के ऊपर चलने वाली लाइन होंगे। जैसे कि मैंने आपको तीनों इसको यहाँ पर कंपेयर करके बताया था कि कब होता है इंटरसेक्टिंग, कब होता है पैरेलल और कब होता है कोइंसिडेंट। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो भी आप समझ सकते हो, बाकी देख लें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अपन कंपेयर करते हैं और समझते हैं। सो ये रहा हमारा पहला वाला पेयर इक्वेशन का। हम लोग सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। आप लोगों को पता है a1 क्या होता है, ये पहला नंबर a1 है, ये a2 है, ये दूसरा यहाँ पर जो है ये b1 है, ये b2 है, ये लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो c होता है हमारा, है ना, यानी c1 और c2 होता है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग चाहो तो देखो डिटेल में ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में कि a1 की वैल्यू 5 है, फिर हमारा b1 की वैल्यू -4 है। पहला क्वेश्चन है तो मैं कर ही देता हूँ डिटेल में, ताकि तुम लोग को पता रहे एग्जाम में कैसे लिखना है। फिर यहाँ पर हमारे पास जो a2 है उसकी वैल्यू 7 है, फिर हमारे पास जो b2 है उसकी वैल्यू प्लस वाला 6 है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस से साइन रहेगी तो माइनस जरूर लगाना ना। फिर c2 जो है वो हमारे पास देखो माइनस का 9 है, तो इसको आप लोग माइनस का 9 लिखिएगा इस तरीके से। यहाँ पर c1 कर देता हूँ। अब आप क्या करो, सबसे पहले a1/a2 को कंपेयर करो। देखो a1 और a2 कितना आता है, तो a1 हमारे पास है 5 डिवाइड बाई a2 हमारा 7 है, कट हो नहीं रहा है तो बस इतना ही रहने दो। उसके बाद लगाओ आप लोग यहाँ पर से क्या b1/b2 को, तो b1/b2 कितना होगा, तो हमारे पास b1 है -4 और b2 है 6, कट हो रहा तो कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 का टेबल में 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो -2/3 यहाँ पर आ गया। तो आप लोग यहीं पर देख के समझ जाओ कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो अपने को c में तो पहुँचना ही नहीं है। क्यों नहीं पहुँचना है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हेयर, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल नहीं है, इसलिए इसके जो हमारे पास क्या बोला था कि फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी कि जो लाइन होगा वो हमारा इंटरसेक्ट होगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, यानी कि एक के ऊपर दूसरा वाला लाइन होगा, एकदम एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब कभी भी a1/a2 इक्वल नहीं होता b1/b2 के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इंटरसेक्टेड होता है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे इंटरसेक्टेड लाइन्स होंगे, वो क्या होंगे, इंटरसेक्टेड वाले होंगे। तो मैं शॉर्टकट में एकदम लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, मैं डिटेल में ज़्यादा समझाने चला जाता हूँ ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने लगता हूँ। तो आप स्टेटमेंट्स वगैरह देख सकते हो, इंटरसेक्टेड, ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट, बस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है, बस भैया हमारा इंटरसेक्ट होगा। बाकी इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं कि जब कभी भी इंटरसेक्ट होता है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन ही बोलते हैं। लेकिन वो चीज़ तो हमसे क्वेश्चन में बोला नहीं है लिखने के लिए, तो अपन नहीं लिखेंगे। आप चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पर एक जो जब कभी भी इंटरसेक्ट होता है एक पॉइंट पर, तो वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन बनाता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, तो वो भी लिख सकते हो। तो बस यही इसका मेथड, बस कंपेयर करो, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगा उसको बस यहाँ पर उतार दो, खत्म हो जाएगा खेल इस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है दूसरा पेयर। चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ अलग से a1, मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर देता हूँ। a1/a2 डायरेक्ट अपन निकाल लेते हैं, आपको पता चलिए कैसे लिखना है, सबका वैल्यू लिखना है बस एक बार। तो a1/a2 कितना होगा, 9/18, तो 9/18 यानी कि 1/2 हो जाएगा, 9 हो जाए 9, 9 2 जाए 18, ये हो गया a1/a2 का वैल्यू। अब निकाल लो b1/b2 भी यहीं पर, तो b1/b2 कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका यहाँ पर देखो 3 और ये 6 है, तो 3/6 यानी कि ये भी हमारा 1/2 आ रहा है, यानी कि पहला और दूसरा इक्वल आ गया। तो अब अपन तीसरे पास भी चल के देखेंगे क्योंकि वहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास देखते हैं c1/c2 जो है ना वो हो रहा है 12/24, देख लो 12/24, तो ये भी हमारा 1/2 आ रहा है, यानी कि इस बार तीनों हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ जा रहे हैं। तो जब कभी भी इस तरीके से हो, यानी कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और फिर वो इक्वल हो c1/c2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, इस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन होता है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लाइन चलता है। जैसे हमने ग्राफ बनाया था ना, तो अभी देखिए ना कट किया था, तो जब कट किया था तो समझ जाओ कि वो इस तरीके की हमारी इक्वेशन थे और वहाँ पर हमारा उस वाले ग्राफ को बोला जाता है इंटरसेक्टेड अ पॉइंट। और जब कभी कट नहीं करता है, एक दूसरे के ऊपर चलता है, तो उसको ही बोला जाता है हमारे पास कोइंसिडेंट वाला, ठीक है। तो कोइंसिडेंट हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप लोग डिटेल में लिखते रहिएगा जो भी स्टेटमेंट बना करके लिखना चाहें। तो ये सेकेंड हो गया। चलिए थर्ड पार्ट बनाते हैं। सो ये हमारा थर्ड पेयर दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर फाइंड करते हैं फटाफट। a1/a2 कितना होगा, तो ये हमारे पास 6 है, a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू 2 है, दोनों कट हो जाएंगे। 2 का टेबल से 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। 3/1 भी लिख सकते हो या फिर 3 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा। उसके बाद अपन यहीं पे b1/b2 भी निकाल देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 और नीचे में यहाँ पर हमारे पास -1 है। ध्यान रखना -y लिखा है, यानी कि यहाँ पर -1y है ना, तो -1 लिख दो। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा 3/1 ही बचेगा। अब देखते हैं c1/c2 भी सेम चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर C1 हमारे पास 10 है और C2 जो है वो 9 है, और ये तो कट होगा नहीं, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला यानी ये और ये इक्वल थे, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं था। तो जब कभी भी इस कंडीशन में हो यानी कि A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो, इस तरीके से नॉट इक्वल लिख देना C1/C2 के, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो लाइन बनेगा ना, जब आप ग्राफ में बनाओगे ना, तो पैरेलल लाइन बनता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो बस यहीं पर मैं शॉर्टकट में पैरेलल लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो क्या लिखना एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। चलिए जो थर्ड पार्ट है उससे समझते हैं वहाँ पर क्या है। तो देखो थर्ड वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर वही बोल रहा है कि पेयर, यहाँ पर जो आपको A1/A2 है इनको कंपेयर कीजिए और बताइए जो लीनियर इक्वेशंस के यहाँ पर पेयर दिए हुए हैं क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। तो जब मैं वीडियो बनाता था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि इस चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, हमने क्या देखा कि इस वाले कंडीशन में जब हमारा ये इस तरीके से फंस रहा था तो हमने देखा कि पैरेलल लाइन है। आपको मैंने क्या समझाया था पहले वाले क्वेश्चन में कि जब लाइन एक दूसरे को कट करता है तो जिस पॉइंट पर कट करता है वही क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है ना। पहले वाले क्वेश्चन से ये चीज़ हमने सीखा था। अब तुम लोग को मैं ये चीज़ बताता हूँ कि जब लाइन एक के ऊपर दूसरा एकदम चलता है ना, कोइंसिडेंट जब होता है, तो हर पॉइंट जो होता है उसका वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। उसको इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। जब कट करेगा तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कट हुआ, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर चलते रहेंगे तो पूरा जो है समझ लो जुड़वा है, तो हर पॉइंट जहाँ जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं वो सारे पॉइंट क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। तो वहाँ पर भी हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन जब लाइन पैरेलल होता है, यहाँ पर जब पैरेलल लाइन आ जाता है तो वहाँ पर नहीं कट कर रहा नहीं एक दूसरे के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है। तो जब एक भी सॉल्यूशन ना मिले यानी कि जब पैरेलल लाइन बने तो उसको ही इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। और जब हमारे ये दोनों हो यानी कि या तो कट कर रहा हो या तो एक दूसरे के ऊपर चल रहा हो, तो इस दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमारा कंसिस्टेंट कहलाता है। तो बस आपको ये देखना है कि इस टाइप से अगर फंस रहा है तो समझ जाना कि वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन में फंस रहा है तो समझ जाना वो कंसिस्टेंट होगा। चलिए फटाफट सॉल्व करें। अब देखो ये पहला पेयर दिया हुआ है, चलिए फटाफट कंपेयर करते हैं। A1/A2 को देखते हैं कितना है, तो 3/2 आ रहा है A1/A2 हमारा पहले से ही। उसके बाद अगर मैं B1/B2 देखूं तो यहीं पर मुझे एक साफ साफ दिख रहा है कि ये नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर B1 हमारे पास 2 है और B2 जो है वो माइनस का 3 है, दोनों हो गए अलग अलग। तो भैया अगर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो उस कंडीशन में तुमको पता है क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आएगा कंसिस्टेंट क्यों हो रहा है। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं या कोइंसिडेंट हो रहे हैं तो फिर कंसिस्टेंट, अदरवाइज पैरेलल हो रहा है तो खेल खत्म कर देना है। ठीक है, सेकंड वाले का भी देख लेते हैं फटाफट। यहीं पर कोशिश करूंगा मैं जितना जल्दी से हो सके इस वीडियो कंप्लीट करने का। आपको बोर नहीं करना चाहता हूं मैं, और आपको अच्छे से समझाना भी चाहता हूं। इक्वल को साइड में 8 दिया हुआ है, उसके बाद 4x - 6y और इक्वल को साइड में 9 है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर c की वैल्यू दोनों राइट में है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर पॉजिटिव में जैसे यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं पड़ा c का वैल्यू, अगर यहाँ पर पड़ेगा तो अपन 8/9 डायरेक्ट उतार देंगे। जरूरी नहीं है कि आप उसको ट्रांसफर करो फिर -8 और -9 लिखो, क्योंकि माइनस से माइनस जानते हो कैंसिल हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे अपन। तो देखते हैं कितना आता है। पहले तो A1/A2 निकाल लूँ मैं, तो ये 2/4 हो जाएगा, और कट करूँगा तो 1/2 आएगा। फिर मैं B1/B2 निकालता हूँ तो वो हमारा -3/-6 आएगा, तो ये भी माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 हो गया। और C1/ अगर मैं C2 देखता हूँ तो ये कितना हो रहा है, तो ये 8/9 हो जा रहा है। देखो 8 और 9 है, तो यहाँ पर ये दोनों तो हमारे इक्वल हो रहे थे, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं हो रहा था, यानी कि पैरेलल हो जाएगा। A1/A2 इक्वल हो रहा था B1/B2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है C1/C2 के, यानी कि पैरेलल हो गए, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा था यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। समझ में आ गया। तो बस पैरेलल हो जाए तो इनकंसिस्टेंट लिख देना है, और पैरेलल ना हो बाकी दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी हो तो कंसिस्टेंट लिख देना। बस यही ध्यान रखना है, ये छोटा सा ट्रिक नहीं है, यही रूल है इसका। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट बनाता हूँ सेकंड पेज में। तो ये रहा तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से वही करेंगे अपन, डायरेक्ट निकालेंगे A1/A2 का वैल्यू। A1 कितना दिया है, तो 3/2 दिया हुआ है। पूरे के नीचे में A2 कितना है, तो 9 है, तो इसको आप 9/1 भी समझ सकते हो कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, वो 1 ऊपर चला जाता है, 9 नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो इस तरीके से बनेगा, 3/2 मल्टीप्लाई में 1/9 ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 3 × 3 = 9 हो रहा है, कैंसिल कर दो। कैंसिल होकर के ऊपर में 1 आ गया, नीचे में 3 × 2 = 6 आ गया। अब निकालते हैं B1/B2 को। तो B1 कितना है भाई, 5/3 है, डिवाइड में B2 हमारे पास माइनस का 10 है, तो फिर से वही चीज़ होगा, ये 5/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 में माइनस का 10 हो जाएगा। तो 5 ×
5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर में 1 आ रहा है और नीचे में 3 2 जा 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस की साइन है जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, इसी में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला 1/6 है, ये निगेटिव वाला 1/6 है, दोनों सेम थोड़ी होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो बस यहीं पर हमको क्लियर हो गया कि ये तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन जा रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है इट मीन्स हमारे पास ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसको भी कंसिस्टेंट करके लिख दो और खेल खत्म करो, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं। ओके, थर्ड पार्ट कंप्लीट। चलिए फोर्थ बनाएं। सो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। a1/a2 देखते हैं कितना आ रहा है। तो a1/a2 यानी कि 5 में माइनस का 10 हो जाएगा, जिसको कट करेंगे तो 1 में माइनस का 2 आ जाएगा। b1/b2 देखा जाए कितना आता है भैया, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/6। तो ये भी कट होगा तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा ध्यान ये भी रखना है कि जो निगेटिव साइन होता है, जरूरी नहीं कि वो डिनोमिनेटर में, तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिखो, उसी को आप बीच में भी लिख सकते हो और उसको आप न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो। ये जो मैं क्लास 8-7 में आपको सिखा चुका हूँ। तो ये जो निगेटिव के साइन इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये -1 आ रहा है और नीचे में यहाँ पर -2 आ रहा है, ऐसा नहीं है। इस माइनस को एक काम कर लो आप लोग, यहाँ पर बीच में लिख दो, खत्म, खेले खत्म कर दो। जरूरी नहीं आप उसको नीचे में लिखो, आप कहीं भी लिख सकते हो। और इसमें भी माइनस को आप यहाँ पे लिख दो, हमेशा वो बराबर ही रहता है, चाहे वो डिनोमिनेटर का निगेटिव हो चाहे न्यूमरेटर का हो, निगेटिव हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये -1/2 होगा। और अगर आप C1/C2 देखोगे तो वो भी मुझे वही दिख रहा है, 11 में माइनस का 22 है, ये भी कट होगा तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और माइनस के साइन को बीच में लिख दो, तीनों बराबर हो गए। यहाँ पर बना दो इसको कि भाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू C1/C2। और जब इस कंडीशन में होता है तो कंसिस्टेंट लाइन होता है हमारा, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन होता है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा होता है, और एक के ऊपर जब दूसरा होता है तो वहाँ पर हमको क्या बोलेंगे, उसको कंसिस्टेंट ही बोलेंगे, है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे हमको। तो ये भी कंसिस्टेंट लाइन हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि ये कोइंसिडेंट बन रहा है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लाइन बन रहा है। थर्ड पार्ट हुआ, चलो नहीं फोर्थ पार्ट हुआ ना, एक और बचा हुआ, चलो उसे बनाते हैं। अच्छा एक काम करो, ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसको होमवर्क ले लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। आप जैसे मैं थर्ड वाला फ्रैक्शन काटने सिखाया ना, बस वैसे ही कटेगा, कंफ्यूज नहीं होना फ्रैक्शन देख करके। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देना। हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन बनाते हैं, जहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेयर दिए हुए हैं, फिर से ये पेयर बना हुआ है इसका, ये दोनों का पेयर है, इसका और इसका पेयर है, इसका और इसका पेयर है। हमसे पूछ रहा है कि कौन से लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट और कौन से इनकंसिस्टेंट है। जैसे यहाँ पर चेक किए थे वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी चेक करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता लगाएंगे। और अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके सॉल्यूशन होंगे, या तो एक सॉल्यूशन होगा या तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट का ही मतलब होता है कि कट हुआ तो एक सॉल्यूशन, और अगर कोइंसिडेंट लाइन हुआ तो बहुत सारे सॉल्यूशन। तो अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करने आपको ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ वाले से पेज पकड़िए और फटाफट उसके सॉल्यूशन फाइंड कर दीजिए, अगर कंसिस्टेंट है और उसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं उस कंडीशन में। चलिए फटाफट इसे भी बनाया जाए। सो ये पहला हमारे पास पेयर दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं a1/a2 की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है और नीचे में हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 1/2 हो गया, खेल खत्म। उसके बाद अगर अपन b1/b2 देखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये भी हमारा 1/2 हो गया, बहुत अच्छी बात है, चलो 2 इक्वल हो गया। अब देखते हैं C1/C2 कितना है। तो C1/C2 में भी हमारे पास ये देखो ऊपर में 5 है और नीचे में 10 है, तो ये भी कट होकर के 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या निकल कर के आ रहा है, a1/a2 जो था वो इक्वल आ रहा है b1/b2 के, और फिर यहाँ से इक्वल आ रहा है C1/C2 के। आप लोग समझ में आ ही गया होगा इतना देर तक कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भैया हमारे पास तीनों आपस में इक्वल हैं, और जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो एक के ऊपर दूसरा वाला जो है ना वो वाला हमारा लाइन बन जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि विच पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो इट इज़ कंसिस्टेंट, इट इज़ कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट तो आ गया, अब हमसे बोल रहे हैं कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली अपने को शो करना है। तो देखो अगर कंसिस्टेंट आ गया था तो तुम्हारा काम बढ़ गया, अगर कंसिस्टेंट नहीं आता, इनकंसिस्टेंट आता तो यहीं पर आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन अब हमको ग्राफ में इसको प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे, हम लोग पकड़ेंगे इक्वेशंस को, हम लोग लेंगे x + y इक्वल टू 5 है। मैं मान लो y को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 - y, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है और ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन का यहाँ पर वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी जो पॉइंट्स जो अपने को ग्राफ में प्लॉट करने हैं वो निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका x का, ये हो गया y का। y का वैल्यू देखो अगर मैं 1 रखता हूँ, इफ़ y इक्वल टू 1, तो फिर x वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। तो ये हो जाएगा y का वैल्यू 1 रखने पर x का वैल्यू 4। उसी तरीके से इफ़ y का वैल्यू मैं अगर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3x का वैल्यू। तो यहाँ पर y का वैल्यू 2 रखो तो x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, दो ही पॉइंट निकालना जरूरी है, उससे ज़्यादा मत निकालो, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी आपका एक के ऊपर दूसरा वाला आ जाता है ना, कोइंसिडेंट लाइन आ जाता है ना, तो उसमें आपके जो पॉइंट्स होंगे ना, ये वाले पॉइंट्स, ये देखना दोनों में सेम ही निकलेंगे। अगर आप निकालना चाहो तो सेम भी निकल सकते हैं, अगर आप दूसरा निकालना चाहो तो दूसरा भी निकल सकता है, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये पहला वाला था। अब अगर मैं दूसरा वाला कहाँ पर बना दूँ, यहीं पर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ताकि अच्छे से समझ में आए बच्चों को। ये मेरे पास है 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10।
तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, बाकी से वो ट्रांसफर करूँगा तो हो जाएगा x इक्वल टू ये 10 माइनस में 2i और डिवाइड बाई में ये वाला 2 आ जाएगा इधर। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा y की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करता हूँ, चलो देखते हैं। इफ़ y इक्वल टू कितना रखूँ मैं, y का वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस होगा तो आ जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा होल नंबर में आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो y का वैल्यू 1 रखा जा सकता है। अगर y का वैल्यू 1 रखोगे तो x इक्वल टू 10 माइनस में 2 1 जा 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो गया, यानी कि 8 बाई में 2। इधर बॉक्स बना लेता हूँ मैं दूसरे वाले के लिए, इस वाला जो भी हम लोग निकाल रहे हैं इसके लिए बॉक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये 4 बन करके बाहर निकलेगा, यानी कि हमने y का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू 4 बन गया। देखो यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया ना, बस वही चीज़ बता रहा हूँ कि जब हमारा कंसिस्टेंट वाला होता है जिसमें हमारे पास एक के ऊपर दूसरा लाइन हो, तो उस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन में हमारे इक्वल ही निकल करके आते हैं। अगर नहीं भी निकले इक्वल ना, तो भी आप लोग जब प्लॉट करोगे ना तो एक के ऊपर दूसरा ही आएगा। दूसरा वाला इफ़ y इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ, फटाफट हो जाएगा। y का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x का वैल्यू देखो 10 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0, और नीचे में 2 है तो अब 10 बाई में 2 बन जाएगा ये, और 10 बाई 2 इक्वल टू 5 हो जाता है, यानी कि y का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x का वैल्यू जो है वो मेरा 5 निकल करके आ गया। बाकी हम लोग ये 2 और 3 भी कर सकते थे, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता ना तो देखना यहाँ पर तुम्हारा ये 3 आ जाता, जैसे यहाँ पर था सेम टू सेम आ जाता, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपको अलग अलग चीज़ भी सिखाऊँ, सारी चीज़ मैं आपको चाहता हूँ सिखा दूँ ताकि आप एग्जाम में टेंशन में ना रहो, यानी कि ये थोड़ा सा अलग टाइप से आ गया यार, दोनों में सेम आ गया, क्या मेरा आंसर गलत है, कोई गलत नहीं है, तुम लोग सही जा रहे हो। तो ये निकल गया, बस इसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं फटाफट। सो यहाँ पर हमने 9 तक इसको मार्क कर लिया है, उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ने वाला भी नहीं है क्योंकि हमारे पास नंबर ही छोटे छोटे हैं। सबसे पहले देखो x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू 1 था, x का वैल्यू 4 कहाँ पर है, ये रहा x का वैल्यू 4, और y का वैल्यू 1 कहाँ पर है, ये रहा, तो 4 से ऊपर चले जाओ, ये हो गया हमारा 4 एंड 1, ठीक है, कितना हो गया 4 एंड 1 हो गया। दूसरा कितना है भैया, x का वैल्यू हमारे पास 3 था और y का वैल्यू 2 था, x का वैल्यू 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और y का वैल्यू 2 कहाँ पर आएगा, तो y का वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट, ये देखो y की साइड में 2 है और x के साइड में 3 है, तो ये हो गया हमारा x के लिए 3 एंड y के लिए 2, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग दूसरे वाले में आ जाते हैं, तो 4 और 1 यहाँ पर भी है, देखो 4 1 हम लोग पहले ही प्लॉट कर चुके हैं, करने की जरूरत है ही नहीं। एक तीसरा जो पॉइंट है 5 और 0, इसको बस प्लॉट कर लेते हैं, x के लिए हमारा 5 और y के लिए 0, तो यही पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, ये x के लिए 5 हो जाएगा और y के लिए यहीं पर 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5 एंड 0 हो गया, ठीक है। अब तीनों को मिला दो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप देखना कि जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये पहला वाला लाइन का पॉइंट था ना, अगर अपन जो पहला वाला इक्वेशन था उसका मैं अगर लाइन बनाता हूँ तो उसको ध्यान से देखना तुम लोग, ये देखो ये मैंने बनाया पहले वाले के लिए लाइन, ठीक है, एकदम सीधा मैं बनाना चाहता हूँ ताकि एकदम खूबसूरत सा दिखे, इतना मेहनत मेरा बेकार ना जाए, ठीक है। मान लो कि मैंने पहले वाले के लिए लाइन बना दिया, ठीक, जो पहला इक्वेशन था। अब दूसरा वाला इक्वेशन का लाइन कहाँ पर बनेगा, तो वो 4 1 से और 5 0 से बनेगा, तो बस 4 1 को और 5 0 को भी अगर तुम मिलाओगे तो भी देखना तुम्हारा वो सीधा ही जाएगा, यानी इसको अगर आगे करोगे तो ये पिछले वाले लाइन के ऊपर ही चला जा रहा है, तो इसको ही कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन, समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है, इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, 4th का 1 पार्ट के लिए ये सभी सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक। आप इसमें से जो चाहो वो सॉल्यूशन लिख सकते हो, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, यानी कि हर पॉइंट जहाँ पर ये आपस में एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट सॉल्यूशन हो जाते हैं, ये इसका मतलब होता है एक्चुअल में, ठीक। तो ये पहला पार्ट हुआ, चलिए सेकंड पार्ट बनाए। सो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है, चलिए जल्दी से चेक किया जाए। a1/a2 कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ पर 1 है, नीचे में हमारे पास 3 है। उसके बाद फिर b1/b2 कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 है ऊपर में और नीचे में माइनस का 3 है, तो ये भी हमारा 1/3 ही बन जाएगा, चलो ये तो इक्वल हो गया। अगर अपन c1/c2 देखें तो वो कितना आ रहा है, तो 8/16 आ रहा है, जिसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाता है, तो ये अलग आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 जो था वो इक्वल था b1/b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है c1/c2 के, और ऐसा जब होता है तो उस कंडीशन में पैरेलल लाइन बनता है, और पैरेलल लाइन है यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बस इनकंसिस्टेंट लिख देता हूँ, आप लोग स्टेटमेंट बना करके लिखते रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इससे कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेंगे, तो ग्राफ पे प्लॉट करना ही नहीं है, वहाँ पे तो जबरदस्ती का वो हमारा पैरेलल टाइप से लाइन बनेगा। जाकर के आप अगर चाहो, अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, जब आप इसके पॉइंट्स निकालना, जैसे हम लोग पिछले वाले पार्ट में किए, क्वेश्चन नंबर 1 में किए इसके, और वहाँ पर हमने जब प्लॉट किया तो देखा ना एक के ऊपर दूसरा लाइन चला था, वैसे जब तुम इसका बनाओगे ना तो देखना दोनों लाइन पैरेलल ही बनेंगे, चाहे ऐसे तिरछा पैरेलल बने चाहे ऐसे पैरेलल बने, कैसे वो बने बस दोनों पैरेलल होंगे, ये कन्फर्म है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट इसका। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, चलिए इसे भी बना लिया जाए जल्दी से। a1/a2 देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। उसके बाद अगर मैं b1/b2 देखूं तो ये हो जाएगा आपका 1/-2। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 है, तो खेल तो खत्म हो गया यहीं पर। यहाँ पर अपने को c के पास पहुँचना भी नहीं है, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 ही हमारे इक्वल नहीं है। इसको अपन लिख भी देंगे यहाँ पर कि भाई हमारा a1/a2 जो था वो इक्वल नहीं है
B1/B2 के, और अगर इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन आप लोग जानते ही हो कि यही हमारा इस टाइप से लाइन बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आप एक दूसरे को कट करेगा और इसके एक सॉल्यूशन होंगे, और एक सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट वाला होगा। कंसिस्टेंट रहता है तभी सॉल्यूशन निकलता है। देखो सॉल्यूशन निकल रहा है कि कंसिस्टेंट उसको बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसिस्टेंट हो गया तो सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, तो अपन इसको अब सॉल्व करेंगे। नाउ अपन को अगर ग्राफ बनाना है तो इसके पॉइंट्स चाहिए। 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। मेरे को y की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये सिंगल है बेचारा, सबको बस उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये -6 उधर जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 2x इधर जाकर के माइनस का 2x हो जाएगा पूरा, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करूँ मैं, दिमाग लगाओ फटाफट, मेरे से पहले सॉल्व करो अपने दिमाग में तुम लोग कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। और ना यार तुम लोग RCB वाले में कमेंट कर रहे थे कि सर RCB की खिंचाई मत कीजिए, क्यों ना करूँ मैं RCB का खिंचाई, देख रहे हो कितना गंदा खेल रहा है फिर से इस साल, वो बॉलिंग क्यों नहीं खरीदता है, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वो परेशान क्यों करके रखा है, क्यों हर बार बैट्समैन के ऊपर भरोसा टिके रहता है उसका। उसके बैट्समैन लोग अगर 400 रन भी मार देना 20 ओवर में तो भी वो क्या बोल सकते हो, नहीं भी जीतेगा, क्योंकि उसके बॉलर लोग उससे ज़्यादा पिटवा देंगे, 500 पिटवा देंगे। तो तुम लोग इसको थोड़ा सा देखना है ना। चलो हटाओ, RCB में समझ गया मैं, निपटा पढ़ाते कहाँ से, हम लोग इसको बनाते हैं। तो y का वैल्यू अगर अपन x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन तो बन नहीं रहा, तो पूरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू मान लो 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा इफ़ x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 6 माइनस में 2 1 जा 2, यानी कि ये हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ से 4 है ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4। तो x का वैल्यू हमने जब 1 रखा तो y का वैल्यू 4 आ गया, बहुत ही आराम से आ गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा वाला अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ x का वैल्यू अगर 2 रखूँ मैं, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ से 2 निकल गया, क्योंकि 2 2 4, 6 में 4 माइनस हो तो 2 आता है। तो जब मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो y का वैल्यू भी 2 आ रहा है, पहला वाला बन गया। अब दूसरा वाला बनाते हैं, यहीं पर बॉक्स थोड़ा साइड में बना लेता हूँ यहाँ पर मैं, ताकि अच्छे से दिखे, ये थोड़ा सा प्यारा दिखे, नोट्स तुम लोग जब मैं प्रोवाइड कराऊँ तो अब अगला वाला क्या इक्वेशन है भी हमारे पास, 4x माइनस 2y है ना, 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ मैं, इस माइनस वाले को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, x को इधर ही रहने देता हूँ। तो ये अगर मैं इसको 4x को यहाँ पर रहने दूंगा तो ये -4 उधर जाकर के +4 हो गया, ये माइनस का 2y उधर जाकर के प्लस का 2y हो गया, फिर ये 4 को ट्रांसफर कर दूंगा तो x इक्वल टू 4 प्लस में 2y और डिवाइड बाई में ये 4 इधर आकर के डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं y का वैल्यू देखो अगर 0 रखता हूँ तो यहाँ पर मेरा ये मस्त कट हो जाएगा। देखो अगर मैं इफ़ y इक्वल टू 0 रखूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0 और डिवाइड बाई में 4 है ही हमारे पास, तो ये तो 0 बन गया, फिर 4/4 यानी कि ये हमारा 1 बन जाएगा। तो y का वैल्यू 0, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से y का वैल्यू मैं और क्या रख सकता हूँ, और क्या रखिए, अगर मैं 1 रखूँगा तो 2 1 जा 2 होगा, तो 4 और 2 मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 6 को 4 से डिवाइड देंगे तो देखो पूरा तो कट होगा नहीं, इसीलिए अपन फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे। अगर मैं 2 रखता हूँ y का वैल्यू तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 को अगर मैं 4 से कट करता हूँ, 4 और 4 में ऐड करता हूँ तो 8 आ जाएगा, तो ये मैं 2 कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये y का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो x का वैल्यू 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 प्लस 4 8 आ गया, तो 8 बाई में 4 यानी कि हमारा 2 बन करके बाहर निकलेगा। तो y का वैल्यू 2, देन x का वैल्यू भी हमारा 2 निकल करके आ गया, ठीक है। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अपन सीधे ग्राफ के पास। ग्राफ में अपन इसको प्लॉट करते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 1 था तो y का 4 था, x का 1 ले लिए, y का 4 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 1 और 4, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 और 2 है, x के लिए 2 यहाँ पर है और y के लिए 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये हो गया हमारा 2 और 2, ठीक है। अब इसका मैं पहले तो लाइन बना देता हूँ, वैसे आप बाद में चाहो तो बाद में बना सकते हो, सभी को प्लॉटिंग करके, बाकी मैं बना ही दे रहा हूँ। चलो ना, चलो भाई सीधा आ जाए। तो ये बन गया हमारा लाइन। अब उसके बाद फिर अगला वाला कितना है, x के लिए 1 है तो y के लिए 0 है, तो x के लिए 1 और y के लिए 0 कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, यही जो मेरा x के लिए 1 है और y के लिए 0 है। और दूसरा वाला यहाँ भी 2 और 2 है, तो ये वाला पॉइंट दूसरे वाले के लिए भी काम करेगा, यानी ये और ये मिल जाएंगे और लाइन बनेंगे। तो बस इन दोनों को मिला करके लाइन बना दो फटाक से, प्यारा सा लाइन। तो ये हमारा लाइन बन गया। और कट कहाँ पर हो रहे हैं, दोनों लाइंस, तो दोनों लाइंस इस 2 और 2 पे कट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 और 2 जो होगा ये हमारा सॉल्यूशन होगा। वैसे तो ये मुझे यहीं पर दिख गया था 2 और 2 जब आया था तभी कि यही इसका सॉल्यूशन है, लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि आपका सेम टू सेम ही है, हो सकता है आपका अलग आ जाए, लेकिन जब आपका अलग भी आएगा ना तो भी जब आप कट करोगे तो वो 2 और 2 पर ही कलेक्ट होगा, ऐसा एकदम कन्फर्म है इस क्वेश्चन के लिए। तो जब ये 2 और 2 पे कट हुआ, इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे ये 2 और 2 हो जाएंगे, खत्म हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट भी जो है, सॉरी थर्ड पार्ट नहीं, ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है।
फोर्थ पार्ट वाला तुम लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। हर बार इसी करूँगा, एक आध क्वेश्चन होमवर्क दे दूँगा यार, नहीं तो इतना बड़ा एक्सरसाइज करते करते तो नहीं याद आ जाएगी मेरी भी तुम्हारी भी। तो थोड़ा सा होमवर्क भी करना ताकि तुमको पता चल जाए कि तुम बना पा रहे हो खुद से या नहीं बना पा रहे हो। तो फोर्थ वाला बनाना, अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करना, टेलीग्राम पे बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूँगा अगर बहुत ज़्यादा वो मुश्किल रहा तो, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता अगर मैं इतना समझा रहा हूँ तो तुमको मुश्किल लगेगा, बन ही जाना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ वाला होमवर्क कर लेते हैं, सॉल्यूशन समझ में आ गया, ये इसका सॉल्यूशन है ग्राफ में। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले वर्ड प्रॉब्लम्स के पास। तो देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यानी कि पेरीमीटर का जो हाफ है, एक ऐसा गार्डन है जिसके पेरीमीटर का अगर अपन हाफ करते हैं तो वो 36 निकल करके आता है, और उस गार्डन का जो लेंथ है वो क्या है, 4 मीटर मोर है देन इट्स विड्थ, यानी उसका विड्थ जितना भी है उससे 4 मीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, बताइए गार्डन का डायमेंशन कितना होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए तुरंत इसे बनाया जाए। तो देखो सबसे पहले क्या करो, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स के साथ बनाना ही है, कोई भी क्वेश्चन है 2 वेरिएबल के साथ बनाना है। तो सबसे पहले तो लेंथ को x मान लो, ब्रेथ को y मान लो, ठीक है। मीटर हमने ये जो m लिखा है ये मीटर डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला ही था कि जो पेरीमीटर का हाफ है वो क्या है, 36 मीटर है। तो अगर ये मीटर में आ रहा है तो लेंथ और ब्रेथ भी मीटर में होगा, इसीलिए हमने इसको मीटर में किया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका इक्वेशन बनाने में। सबसे पहले तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि x और y है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला। और इसका क्या करना है, अपने को हाफ करना है, तो इसको कंप्लीट डिवाइड बाई 2 कर दो और इक्वल की साइड में लिख दो 36, यानी कि पेरीमीटर के हाफ का जो हमारे पास वैल्यू है वो 36 दिया हुआ क्वेश्चन में। अब अगर इसको अपन सॉल्व करना चाहे तो ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल की साइड में 36। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट है। और साथ ही साथ हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो लेंथ है हमारे पास वो क्या था, 4 मीटर ज़्यादा है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो भी विड्थ है, ठीक है, विड्थ कह लो ब्रेथ कह लो, दोनों एक ही चीज़ें होता है ना, या मैं ब्रेथ लिखा तो उसमें कन्फ्यूज मत हो ना, वही विड्थ भी होता है, ठीक है। तो जो लेंथ है यानी जो x है, जो x की वैल्यू है वो क्या है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर ऑल्सो करके लिखना तुम इसको कि भैया साथ ही साथ हमको क्वेश्चन ये दिया है कि जो लेंथ है वो y से 4 मीटर ज़्यादा है, तो y प्लस में 4 हो जाएगा, खत्म। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और यहाँ पर कहीं भी मेंशन अगर नहीं रहे कि उसको कौन से मेथड से बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओ, जो भी बहुत सारे जो मैंने आपको मेथड बताए थे हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप किसी भी मेथड से बना सकते हो एग्जाम में जब आता है तब। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारा ये 3.1 एक्सरसाइज का है, जहाँ पर केवल अभी तक हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन ही किए हैं, तो फिलहाल हम लोग इसको ग्राफ वाले मेथड से ही बनाएंगे, हम दूसरे मेथड से इसको नहीं बना सकते अपने नोट्स कॉपी में। तो नोट्स में आपको इसको ग्राफ वाले मेथड से बनाना है, और जब मैं बाद में आपको आगे के एक्सरसाइज में दूसरे मेथड भी सिखा दूंगा ना, तब देखना आप इसको और दूसरे मेथड से और ज़्यादा ईजिली बना पाओगे। ग्राफ वाला तो मुझे भी थोड़ा सा बड़ा लगता है और मुझे मज़ा नहीं आता है, आप दूसरे मेथड से इसको सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा ईजिली बना पाओगे, ठीक। तो छोड़ो वो सब चीज़ें, वो तो बाद में होगा, अभी तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं हम लोग, पहले पकड़ते हैं नाउ। अब यहाँ पर अपन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36 माइनस में y। अब यहाँ पर गड़बड़ होगा, गड़बड़ क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू है वो बड़ा बड़ा निकल करके आएगा, और फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अगर बड़ा पेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा पेज जब रहता है ना बच्चों के पास, तो उस कंडीशन में हम लोग को दिक्कत होता है ग्राफ में प्लॉट करने में। जब इतना बड़ा आ रहा है तो फिर हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि 36 तक ना पहुंचाएं, हम y का कुछ ऐसा वैल्यू रखें कि ये थोड़ा सा बीच में पहुंच जाए, 20 के आसपास पहुंच जाए, है ना, या फिर उससे कम पहुंच जाए। यानी कि ज़्यादा बड़ा वैल्यू जब हम लोग 36 तक पहुंचाऊंगा ना, जब मैं x की वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा फिर ग्राफ पे प्लॉट करने में। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पर लेते हैं इफ़ y इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 18, ठीक है। 18 अगर लूँगा तो ये भी 18 हो जाएगा, वही सही भी रहेगा, क्योंकि दूसरा तो और कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। अगर मैं इसको 36 है ना, अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो 2 करके इस पर अपन गेव कर सकते हैं, हाँ 2 करके गेव कर सकते हैं, उसमें भी बन जाएगा, ठीक है, वही करेंगे। चलो पहले तो इसको मैं हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा कि मैं जो 2 बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं बोल के आ रहा हूँ, वो भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो y का वैल्यू अगर मैं 18 करता हूँ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, माइनस में हमारे पास ये हो जाएगा y यानी कि 18, तो ये भी हमारा 18 ही निकल करके आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू जब हमने 18 रखा तो x का वैल्यू भी हमारा 18 निकल करके आ गया। उसके बाद अगर मैं इफ़ अगेन मैं y का वैल्यू मान लो अगर मैं 20 रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 20 ले लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी ना, यहाँ पर इसे माइनस होकर के, तो x इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस में 20 इक्वल टू 16। तो ये बन गया हमारे पास, y का वैल्यू हमने लिया था 20, तो x का वैल्यू निकल गया 16, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब दूसरा वाला इक्वेशन पकड़ सकते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, छोटा सा ये वाला आराम से बन जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस में 4 है,
तो बस यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी देते जाओ और आराम से बन जाएगा। इफ़ y इक्वल टू, मैं 0 ले लेता हूँ पहले, यहाँ पर इसका बक्सा भी बना देते हैं, छोटा सा एक प्यारा सा बक्सा जिसमें ये दोनों प्यार से रहेंगे x और y मिल करके। तो यहाँ पर हमारे पास जब y का वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो x इक्वल टू वाई प्लस 0, सॉरी यार y यानी 0, ओहो हटाओ इसको, x इक्वल टू 0 और प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 हो गई। उसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5। तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये छोटा छोटा है। y की वैल्यू मैंने 1 लिया तो x की वैल्यू मेरी 5 निकल के आ गई। तो अब इस तरीके से हो गया ना। अब तुम लोग ग्राफ में चलो समझो कि ग्राफ में इतने बड़े नंबर्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो देखो हमने क्या किया कि हमको पता था कि अगर मैं 1 2 करके लिखूंगा बबुआ तो 18 तो पहुंचेगा नहीं, जो मेरा x में 18 और y में 18 आया है पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लाइन ही नहीं रहते हैं। टोटल अगर मैं लाइन काउंट भी करूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे पास 10 हुए हैं ना, तो 5 इधर होगा मैक्सिमम, मान लो 15 होगा तो बहुत बेकार भी दिखता है। अगर 1 2 करके तुम इतना लंबा बनाते हो बहुत बेकार दिखेगा। तो उसका तरीका क्या है, और ज़रूरी थोड़ी कि 18 है तो 18 ही है, कभी हो सकता है तुम्हारा 20 आ जाए, कभी 25 आ जाए, कभी 30 पहुंच जाए, तब क्या करोगे। तो उस कंडीशन में तुमको क्या करना है कि यहाँ पर अपना जो नंबर को चेंज कर देना। जैसे हम लोग पहले एक बॉक्स को 1 यूनिट मानते थे ना, अब एक बॉक्स पर 2 यूनिट मानेंगे, फिर यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 2 का अपन यहाँ पर टेबल पढ़ देंगे। अगर और ज़्यादा बड़ा नंबर रहता है तो मैं यहाँ पे 3 3 का टेबल पढ़ता है। अगर यानी कि अगर मेरे पास ऐसे नंबर रहते हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 18 जो है 3 के टेबल में आराम से आ जाता है, तो मैं 3 का पढ़ता, लेकिन फिर मेरा 4 जो है ना वो थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में, इसलिए 3 का नहीं करते, अपन 4 का टेबल करते। तो इवन नंबर वाला टेबल करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 2 का कर लो या 4 का कर लो, इतना में काम हो जाता है, 4 से ज़्यादा को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने यहाँ पे 2 का कर लिया है, ठीक है, समझ में आ गया। दोनों साइड में 2 का कर लिया तो बराबर हो गया दोनों तरफ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन प्लॉट करते हैं। तो x का 18 था और y का भी 18 था। देखो x के यहाँ पर 18 है और y के लिए ऊपर इसी में सीधा जाते जाओ। देखो यहाँ पर 18 के बगल में ये पहुँचा मैं, 18 के बगल में ये वाला पॉइंट देखो, इधर से x y में भी 18 आ रहा है और x में भी 18 आ रहा है। तो ये हो गया मेरा 18 एंड 18, ठीक है। अब अगला जो नंबर है हमारे पास x के लिए 20 x के लिए 16 है और y के लिए 20 है। तो देखो x के लिए तो 16 यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन y के लिए 20 ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे सीधा इस लाइन में आते जाओ, ये रहा, ये देखो y के लिए 20 है। तो x के लिए हो जाएगा हमारे पास 16 और y के लिए हमारा 20 हो गया, ठीक। अब ये काम करते हैं, अभी अपन दूसरा जो पॉइंट है उसको भी मिला लेते हैं या फिर उसको ढूंढ लेते हैं कहाँ पर होगा। तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू हमारा 4 यहाँ पर आ रहा है और y का वैल्यू 0 तो यहीं पर रहेगा, तो बस इसको यहाँ पर रहने दो, कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा हमारा x के लिए 0 और y के लिए 4। उसके बाद फिर दूसरा है x के लिए अगर अपन 5 लेते हैं तो y के लिए 1 है। x के लिए 5 कहाँ पर आएगा, तो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। और y के लिए हमारे पास 1 जाना है, तो 1 कहाँ पर आएगा, तो ये देखो ये 0 और 2 और 0 जो है ना उसके बीच में हमारे पास ये जो लाइन है ये 1 की लाइन है। तो बस यहाँ पर जैसे 4 और 5 के बीच में लिए हो वैसे 0 और 2 के बीच में ले लो। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा ये बन जाएगा हमारे पास 1, x के लिए 5 और y के लिए 1, इस तरीके से। अब इनको ही मिलाना, देखना कहाँ पर कट होते हैं ना, कट करने में भी थोड़ी सी नानी याद आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, आराम से बस लाइन आराम से बनाओ, सब कट हो जाएगा, ठीक है। चल रे बबुआ, खई के पान बनारस वाला ये ऐसे हुआ। अब देखो ये इधर से जाएगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना तुम लोग, दिख तो रहा है ना भाई कहीं कैमरा से, क्योंकि कैमरा नीचे है तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो देखने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ, मैं जी जान लगा दूँगा, चिंता ना करियो। जब प्यार से एकदम सीधा चला जाए, जैसे कैरम के गोटी चलते हैं ना वैसे चलना है एकदम ना। देखो एकदम बीचों बीच से, यहाँ से रखा ना, मैं थोड़ा पीछे ही ले आता हूँ मैं, देखो ये एकदम बीचों बीच से जा रहा है, तुम लोग को भी ऐसे ही करना है, एकदम बीचों बीच से लेके जाना है। थोड़ा सा उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रख लेंगे, लेकिन सही बनाना है, बस सही बनाने में फोकस करना है, उठाने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे भैया हम लोग। ये आया कट करके, देखो एकदम सीधा कटा, किस वाले पॉइंट पर कटा, यही जो पॉइंट होगा यही इसका सॉल्यूशन होगा। बताओ इस पॉइंट का वैल्यू देखो, यहाँ पर x की तरफ कहाँ पर जा रहा है, यहाँ से नीचे अगर मैं इसको ले करके आऊँ तो x की तरफ ये 20 में आ रहा है, तो x का वैल्यू 20 हो गया। और y की तरफ कितना में जा रहा है, तो y की तरफ ये 16 में जा रहा है, तो y के लिए 16, यानी कि 20 और 16 जो होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये 20 और 16 क्या है, इसको देखो ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको, फ्रॉम ग्राफ। हमको ग्राफ से ये पता चल रहा है भाई कि हमारे पास जो x है वो 20 है, और x हमने किसको माना था, लेंथ को माना था, इसलिए जो हमारा लेंथ होगा वो 20 मीटर होगा। और उसी तरीके से y की वैल्यू हमने 16 देखी, इसका मतलब कि जो ब्रेथ होगा
वो कितना होगा, ब्रेथ या विड्थ जो लिखना चाहो लिख सकते हो, वो हो जाएगा हमारा 16 मीटर। बस बन गया हमारा आंसर। अगर तुम क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, इसका पेरीमीटर निकाल करके हाफ करना तो आपका 36 आना चाहिए। या फिर यहाँ पर तुम इस इक्वेशन से भी बना सकते हो, देखो x + y = 36 था ना, तुम देखो x का वैल्यू 20 निकल करके आया, y का 16 निकल करके आया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 36 निकल कर क्या जाएगा, आ ही जाएगा 20 + 16, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो इस तरीके से आपका 5th नंबर का क्वेश्चन बनेगा ग्राफ वाले मेथड से। बाकी जब एग्जाम में आएगा तो हम लोग इसको इतना लंबा चौड़ा मेथड से नहीं बनाएंगे, अगर उसमें लिखा हुआ है एग्जाम में ग्राफ मेथड से बनाने के लिए तभी बनाएंगे, अदरवाइज दूसरा मेथड जिंदाबाद है जो मैं आपको आगे के एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। अब आ जाते हैं 6th वाले में, जहाँ पर और भी मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इजी तरीके से। देखो यार मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तुमको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मेरे भी थोड़ी सी एक तरह से मुझे मोटिवेशन मिल सके कि चलो यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चों को फायदा हो रहा है, तभी तो वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं और मुझे और ज़्यादा प्रेरित करें वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट भी जरूर करना कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, लाइक कर देना अगर पसंद आता है तो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और हमारा टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। 6th वाले में देखो क्या बोल रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। एक लीनियर इक्वेशन अपने को दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स के साथ। आपको क्या बोला जा रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको इसी तरीके से एक और लीनियर इक्वेशन अपनी मर्जी से लिखना है, 2 वेरिएबल्स के साथ वो भी होना चाहिए। बस कंडीशन ये रख दिया गया है कि सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म, यानी कि जब आप दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन जो लिखोगे इसके साथ, तो पहला कंडीशन क्या है कि वो जो आप लिखना ना इक्वेशन, तो ये इक्वेशन और वो इक्वेशन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनते हैं, जब इस तरीके से कब कट होता है, जब a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 का, तब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो अपने को कुछ ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसके a1/a2 और b1/b2 आपस में कट ना हो। उसी तरीके से पैरेलल लाइन भी बनाना है और फिर कोइंसिडेंट लाइन भी बनाना है। तो बहुत ही आसान है, दिख बहुत मुश्किल रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन देखो मैं कॉपी में समझाऊंगा आपको बहुत ईजी लगेगा ये। तो देखो ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है और पहले वाले में हमने को इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है। इसका मतलब कुछ ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसका a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के। तो बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पर हमारे पास 2x दिया हुआ है ना, दूसरे वाले में आप लिख दो यहाँ पर 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में यहाँ पर आपको जो 3y दिया हुआ है उसके बदले में 4y कर दो। मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, आप लोग इसके अलावा भी बना सकते हो, जैसे 2x ना लिख करके 3x लिख दो, 4x लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बस a1/a2 का वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए b1/b2 के। तो जब मैं यहाँ पर देखो a1 का वैल्यू मैंने 2 रखा, यहाँ पर a2 का वैल्यू 2 रखा, तो 2/2 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो मेरा 3 है b1 का वैल्यू और b2 का वैल्यू 4 हो गया, तो कट होगा नहीं, ये 3/4 हो जाएगा, तो यहीं पर अलग हो जाएगा। माइनस में 8 है, आप माइनस का 18 कर दो, अपने मर्जी से लिख दो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखो, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जो बुक में दिया आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा =0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, नाउ हम लोग देखते क्या है कि भाई हम लोग जब a1/a2 निकाल रहे हैं तो वो तो मेरा 1/1 यानी कि 1 आ रहा है। लेकिन जब अपन b1/b2 निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या आता है हमारे पास, देखो 3 और नीचे में हमारा 4 आ जा रहा है, तो 3/4 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के, बस खत्म हो गया और कुछ करना ही नहीं है। यानी कि हमने जो इक्वेशन लिखा था वो सही था और उसी को हमने यहाँ पर ये प्रूव भी कर दिया और कुछ नहीं करना था। दूसरे वाले में क्या बोला गया था कि भैया पैरेलल लाइन बताइए। पैरेलल लाइन में क्या होता है कि शुरू वाले इक्वल होते हैं, है ना। हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो 2x प्लस में 3y माइनस में 8 दिया हुआ =0, ये लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पर अपने को बनाना क्या है, पैरेलल बनाना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ भाई पैरेलल लाइन बनाना है। तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगा, पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या रहता है, a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन लास्ट वाला जो है c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इसको दूसरा वाले इक्वेशन को इक्वल करने के लिए इन दोनों को इक्वल करना है, लास्ट में इक्वल नहीं करना है ना। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर 2 है, इसके नीचे मैं 4x लिखता हूँ। 2x भी तुम लोग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 4 ही लिखो, आप 2x भी लिखोगे तो वो भी सही कहलाएगा, लेकिन एकदम बच्चों वाला हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल करता हूँ मैं हल्का सा। बस यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, तो 2 और 4 आपस में कट होकर के 1/2 आएंगे ना, इसको भी 1/2 बना दो। यहाँ पर लिख दो 6y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 और 6 कट होकर के 1/2 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 आ गया। तो a1/a2 और b1/b2 आपस में क्या हो गया, आंसर आ गया, इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पर अपने को 1/2 नहीं आना चाहिए, तो 8 है ना, यहाँ पर आप यहाँ पर माइनस का 10 कर दो, लो खत्म कर दो, खेले खत्म कर दो। अब अगर तुम देखोगे तो यही देखो मेन चीज़ है, यहीं पर काम करना, यहाँ पर काम कर दो, आगे वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तो तुम लोग जो भी किए हो ओरली अपने दिमाग में जो किए हो वही चीज़ को यहाँ पर बस उतार रहे हो। a1/a2 2/4 आया, यानी कि 1/2 आ गया। उसी तरीके से b1/b2 जो है वो भी हमारे पास, सॉरी b2 कहाँ लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ये भी हमारा 3/6 है, यानी कि ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो c1/c2 है वो क्या हो जा रहा है, वो हमारा -8
डिवाइड बाई माइनस का 10 हो जा रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का टेबल से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 आ जाएगा। तो बस हमारा काम तो बन गया, हमको तो यही करना ही था यहाँ पर कि इसको लास्ट वाले को इक्वल नहीं आने देना था। a1/a2 इक्वल हो गया हमारे b1/b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है c1/c2 के, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा इस वाले के लिए। बस खत्म हो गया, यही आंसर, और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। सेकेंड वाला बन गया, थर्ड वाला ही बना लेते हैं फटाफट एकदम स्पीड में, है ना। बाकी आप चाहो तो तीनों में इक्वेशन सेम टू सेम भी लिख सकते हो। सेम टू सेम करने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे हमने 2x और 4y यूज़ किया ना, तो यहाँ पर भी आप शुरू में 2x यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से 4x यूज़ किया हुआ है। तो आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो तो बताना यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस समझ में आना चाहिए मेरे बच्चों को, प्यारे बच्चों को। तुम लोग को इस बार टॉपर बना के रहूँगा मैं, चिंता ना करो। तो ये हमारा थर्ड वाला है, जहाँ पर अपने को क्या करना है, कोइंसिडेंट करना है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये कब होता है, जब तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ पर अब इक्वल करने के लिए कुछ मत करो, इसी का बस डबल 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 कर दो और कुछ नहीं करो। जैसे कि 2x का इसको आप लोग 4x कर दिए, 3y का आप लोग 6y कर दिए, 8 का आप लोग 16 कर दो, तो सब का डबल कर दिए ना, तो यानी कि 1/2 सब में आ जाएगा। देखो किस तरीके से आएगा, अभी 1/a1/a2 करेंगे तो 2/4 आएगा, जो कि 1/2 तो रहेगा ही। अगर मैं b1/b2 करूँगा तो ये भी मेरा 3/6 आएगा और ये भी मेरा 1/2 हो जाएगा। और मैं जब c1 यहाँ पे बगल में बनाऊँ क्या, हाँ ये भी बना देता हूँ, जब मैं c1/c2 करूँगा तो -8 में -16 होगा, तो ये भी हमारा 1/2 ही आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर के। तो आ गया हमारा a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के और इक्वल हो गया c1/c2 के। तो इसलिए हमारे पास ये जो बनेगा लाइन, इन दोनों को जब लाइन बनाएंगे ग्राफ में तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो देखा क्वेश्चन जब पढ़ रहे तो कितना मुश्किल लग रहा था, और जब समझे तो कितना आसान लगा। तो बस यही है, अगर आप NCERT बना रहे हो ना तो आपको सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे। बस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आगे के वीडियोस भी आपको इसी तरीके से अपलोड करता रहूँ। और बेल आइकन भी जरूर दबा लेना, क्योंकि नए वीडियोस आते हैं, बच्चे लोग पूछते रहते हैं कि सर ये वाला एक्सरसाइज का वीडियो कब आएगा, जबकि वो वीडियो मैं अपलोड कर दिया रहता हूँ। तो बेल आइकन दबाए रहोगे तो वो तुमको पता चल जाएगा कौन कौन से वीडियो अपलोड हो रहा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7th वाला, आइए उसे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं आज की वीडियो में। अब देखो 7th वाले क्वेश्चन में क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द रीजन ट्रायंगुलर रीजन। तो देखो पढ़ने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। और ये RS शर्मा और RD शर्मा की बुक में ना ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आपके NCERT में केवल एक दिया है ना, वहाँ पर कई क्वेश्चन आपको ऐसे करने पड़ेंगे। करना क्या है कि जैसे बाकी तुम लोग बनाए ना क्वेश्चन वैसे ही बनाओगे, ग्राफ बनेगा, लाइन कटेगा आपस में, और इस तरीके से कटेगा कि एक्स एक्सिस में ना एक ट्रायंगल टाइप से तुमको दिखेगा। जब एक्स एक्सिस तुम मिलाओगे और लाइन को देखोगे तो तुमको एक ट्रायंगल दिखेगा, बस उसी ट्रायंगल के जो कॉर्नर होंगे, वर्टिसेस होंगे, उनके आपको कोऑर्डिनेट्स बता देने हैं और उस ट्रायंगल को सेट कर देना, थोड़ा सा ऐसे लाइन मार देना है पेंसिल से या पेन से। चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, मैं थक भी गया हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए अपने को उससे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, तो भैया वो तो यहाँ से निकलेगा। ये दो इक्वेशन अपने को दिए हुए हैं, अपन x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो x = हो जाएगा आपका 1, y उधर जाकर के प्लस का y हो जाएगा और 1 उधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा। ये मैं इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ, पहले वाली इक्वेशन का। तो अब यहाँ पर अपन अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ, मैं बॉक्स बना लेता हूँ साइड में। यहाँ पर ये बॉक्स जो है ये इसी के लिए है अभी फ़िलहाल। ये x लिख दो, यहाँ पर y लिख दो, ठीक है। y का वैल्यू मान लो मैं ज़्यादा छोटा नहीं करता हूँ, माइनस में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, या फिर माइनस में चले ही जाएँ क्या, हो सकता है ट्रायंगल मेरा माइनस में बने, या फिर चलो माइनस में नहीं जाते हैं फिर भी बन जाएगा तो देखा जाएगा। तो x का यहाँ सॉरी इफ़ y = मैं 5 रख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर रखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। y का वैल्यू अगर 5 रखूँगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 4 आ गया। अगर मैं y का वैल्यू मान लो 3 रखता हूँ, थोड़ा दूर दूर करते हैं अब ना, इफ़ y = 3 करूँ कि 2 कर देता हूँ, 2 करता हूँ जा, y का वैल्यू अगर मैं 2 करता हूँ तो x का वैल्यू मेरा 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 1 आ गया। ये मेरा पहले इक्वेशन से काम बना। दूसरा वाली इक्वेशन का डब्बा मैं यहीं पे बनाऊंगा, लेकिन सॉल्व यहाँ पे नहीं करूँगा, थोड़ा सा नीचे में करूँगा, क्योंकि वहाँ पर इक्वेशन मुझे दिख रहा है तगड़ा वाला, तो थोड़ा सा तगड़े से बनाना पड़ेगा भाई। नीचे में अगेन हमारे पास दिया कितना है, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 = 0 दिया हुआ है। मैं यहाँ पर से ना x को उधर ही ले जाता हूँ, क्योंकि मैं डिवाइड में 3 नहीं चाहता हूँ, मैं डिवाइड में 2 चाहता हूँ। क्योंकि डिवाइड में अगर 2 रहेगा तो मैं दिमाग में अपने फटाफट कैलकुलेशन कर लूँगा। तुमको भी मैं यही सलाह दूंगा कि 2 या 5 इस तरीके से नंबर को डिवाइड में रखना। तो अगर मैं 2 को डिवाइड में चाहता हूँ तो मुझे y को ही रखना पड़ेगा। पहले तो मैं 12 को उधर भेजूँगा, है ना। तो ये देखो इस तरीके से होगा, 12 उधर जाकर के प्लस हो गया, ये 3x इधर आकर के माइनस का 3x हो जाएगा, और ये जो 2 या y के साथ मल्टीप्लाई में चिपका हुआ था वो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो अब अगर मैं x का वैल्यू कितना रखूँ, इफ़
x इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 12 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 9, 9 2 से कटेगा नहीं, तो ये 1 नहीं रखना चाहिए, मेरे फालतू हो जाएगा। मैं यहाँ पर 0 रख सकता हूँ। देखो x वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो y का वैल्यू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 12 बाई में 2 यानी कि 6 बन गया ये। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू मेरा 6 आ गया। उसी तरीके से मैं देखता हूँ कि x का वैल्यू और क्या रखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई में 2, तो 3 2 6 होता है, तो 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, तो 6 बाई 2 यानी कि 3 हो जाएगा। x का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो y का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब इसको ग्राफ में अपन रिप्रेजेंट करेंगे और ट्रायंगल एक तो बड़ा सा बना के दिखाएंगे। तो देखो, जब भी तुमको ग्राफ में बनाना रहे ट्रायंगल ना, या फिर कुछ भी, अगर स्क्वायर बोल दिया, ट्रायंगल बोल दिया, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कोशिश ये करना है कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जगह छोड़ देना, ताकि तुम्हारा नेगेटिव वाला नंबर भी कुछ निकल करके आ जाए, उसके लिए कुछ जगह हो जाए। क्योंकि कई बार हम लोग क्या देखे हैं मैंने क्वेश्चन बनाते हुए कि हमारे पास जब ट्रायंगल वगैरह बनाना रहे, स्क्वायर बनाना रहे ना, तो भले उसके कोऑर्डिनेट्स हमको पॉजिटिव में मिले हों, लेकिन जब हम लोग उसको डब्बा बनाते हैं ना अच्छे से, तो वो हमारे नेगेटिव में भी कई बार चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इधर से जगह छोड़ देते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोग जगह छोड़ना जब ट्रायंगल वगैरह बनाना रहे। तो अब अपन इसको यहाँ पर मिलाते हैं। एक्स का वैल्यू 4 था, देखो पहले वाले से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक्स का वैल्यू 4 है तो वाई का वैल्यू 5 है। एक्स का वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 5, ये ऊपर चल जाए यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये मेरा हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, उसके बाद फिर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू 1 ये रहा, y का वैल्यू 2 ये रहा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 और 2। ठीक, अभी इसको मैं मिला दूँ क्या? मिला देते हैं, एक काम करते हैं अच्छे से मिला देते हैं। और ये ध्यान रखना है कि इसको जब तुम मिलाओगे तो ये मेरा x एक्सिस में टच होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल मुझे x एक्सिस के ऊपर चाहिए। ध्यान रखना है ना कि अपने को क्वेश्चन में किस में बोला गया, x एक्सिस में बोला गया है या y एक्सिस में बोला गया है, सबसे ज़रूरी यही रहता है समझना। ठीक है, तो ये हमने इसको मिलाया। तुम लोग देखो मेरा नेगेटिव में चला गया ना, बस मैं यही चीज़ बता रहा था कि भले पॉजिटिव में कोऑर्डिनेट्स हो लेकिन नेगेटिव में कई बार पहुंच जाता है। तो यहाँ पर देखो वो पहुंच भी गया। अगला अब क्या था हमारे पास दूसरा पॉइंट, x के लिए 0 था और y के लिए हमारे पास 6 था। x के लिए तो 0 यहीं पर रहेगा, y के लिए 6 हमारे यहाँ आ जाएगा, तो ये जो मेरा पॉइंट है यही हो जाएगा 0 और 6। और दूसरा हमारा x के लिए 2 और y के लिए हमारा ये 3 है ना, 3 था ना, हाँ 3 है। बताओ भला, अपनी ही राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, कितनी गंदी राइटिंग है मेरी। x के लिए 2 और y के लिए 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट में मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। अब क्या करना है तुमको, ऐसे कट करते हुए उसको x एक्सिस में जरूर मिलाना है। ये नहीं बस कट हुआ और छोड़ दिए, यहाँ पर कट करने के लिए क्वेश्चन में हमने को नहीं बोला है, अपने को बोला भैया तुम x एक्सिस में उसका ट्रायंगल बनाओ। ठीक है बबुआ, तो ये मेरा ट्रायंगल चल जा सीधा यहाँ पर 4 में आएगा, दिख गया मुझे, ये 4 में ही जाएगा। तो ये हमने इसको ऐसे मिला दिया। अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर जो जो कॉर्नर तुमको दिख रहा है ना, ट्रायंगल का कॉर्नर x एक्सिस में, देखो दो ट्रायंगल तुमको, एक तो y में भी ट्रायंगल दिख रहा होगा इस तरीके से, और इधर x में भी दिख रहा होगा। तो y वाले से मतलब नहीं है अपने को, x वाले से मतलब है, क्वेश्चन में x के बारे में बोला है। इनके तुमको वर्टिसीज भी लिखने थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इसके वर्टेक्स का नाम वैल्यू कितना होगा, x के लिए 2 है और y के लिए 3 है, तो 2 और 3 हो गया। उसके बाद इस वाले में हमारे पास 4 हो गया x के लिए, और y के लिए यहाँ पर 0 ही रहेगा। और इस तरीके से ये वाला हमारा x के लिए -1 है और y के लिए 0 है। ठीक है, क्योंकि y ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, इसी x में रह गया तो y का वैल्यू 0 हो गया। अब तुमको इसको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें तुमको सेट भी करना है ना, थोड़ा सा पेंसिल मेरा नहीं दिख रहा है मुझे, इस तरीके से देखो ऐसे पेंसिल को करके ना, तो यार पेंसिल ढूंढ लेता हूँ, कहाँ गया पेंसिल मेरा, मिल गया, रुको दिखाता हूँ कैसे सेट करना है। तुम लोग तो आर्टिस्ट में जानिए रहो, मेरी तो ड्राइंग बहुत ख़राब है। इस तरीके से तुमको इसको शेडेड कर देना है अपने पेंसिल से, ऐसे 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 धीरे धीरे करके, या जैसे भी तुम चाहो कर सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारे एकदम परफेक्ट। तुम और अच्छे से करना ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए मैं तो अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बन गया। अब यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा तुम लोगों को लास्ट में कि क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड्स बोले गए थे भाई, ड्रॉ द ग्राफ है ना, कोऑर्डिनेट्स, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पर तुम लोग ये पूरा उतार देना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, फिर आर करके लिखना। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आर करके लिख देता हूँ, बस मैं वर्टिसेस लिख दे रहा हूँ ताकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ तो बच्चों को समझ में आए कि ये आर मतलब क्या है भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्टिसेस। ठीक है, तो कौन कौन से वर्टिसेस हैं, तो सबसे पहले देखो हमारा 2 और 3 जो सबसे ऊपर में था, इसी को मैं पहले लिख देता हूँ, तुम किसी को भी लिख सकते हो। तो 2 और 3 हो गया। उसके बाद दूसरा वाला -1 और 0 है, और तीसरा वाला जो है हमारे पास वो मेरा 4 और 0 है। तो ख़त्म खेल। इस तरीके से है ना, वर्टिसेस थोड़ा अच्छे से लिख ही देता हूँ यार, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,
अब अच्छा लग रहा है। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन और ये पूरा होता है हमारा एक्सरसाइज 3.1 ग्राफ वाला। अगर ये वीडियो तुमने पूरा अच्छे से देखा होगा तो मैं एकदम गारंटी ले रहा हूँ कि तुमको अब ग्राफ में कहीं पर कोई भी बुक में दिक्कत नहीं आने वाला, चाहे तुम RD शर्मा करो चाहे RS अग्रवाल कर लो। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। कुछ भी अगर डाउट अभी भी बचा हुआ हो इतने डिटेल में कराने के बाद भी, तो तुम टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर डिस्कस करो, तुम्हारे फ्रेंड्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो मैं अगला एक्सरसाइज बनाऊंगा उसका लिंक भी आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब जबान भी लड़खड़ा आ रही है, नींद भी आ रही है। तुम लोगों को अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो, सुपर चैट वगैरह जो करना है। ठीक नहीं यार, वो सब मेरे को नहीं मजा आता, जो करना चाहो कर सकते हो, गुरु है। बाकी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।